आज की इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम में सामाजिक विज्ञान विषय से 60 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में कुल 60 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। देखिए किस किस टॉपिक से और कैसे कैसे प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम में कई बार प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी रिपीट हो जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ से सीटेट एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, वासजेस पर्वत। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वासजेस पर्वत। वासजेस पर्वत एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। याद रखिएगा, भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण पृथ्वी के ऊपरी सतहों में भ्रंशन के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने से होता है। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन ए दिया गया है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी दिया गया है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। यहाँ पर पहला भी सही है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, यह भी सही है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, यह भी सही है। और संगमरमर एक कायांतरित सेल है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपका सही है, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका मध्य मंडल राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के मध्य मंडल परत में आने पर जल जाते हैं। देखिए दोस्तों, मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप मंडल सीमा के ऊपर स्थित है। पहला ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए दोस्तों, यह लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। अस्थाई पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है, अस्थाई पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा है, पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, यह भी आपका सही है। अस्थाई पवनों के उदाहरण कौन कौन है? पश्चिम एवं पूर्वी पवनें हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं? तो देखिए दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान उष्णकटिबंधीय
वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और इस प्रकार के जो घास के मैदान होते हैं दोस्तों, इसमें घास के अतिरिक्त कहीं कहीं झाड़ियां और कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं, जैसे कि ब्राजील का कंपोस, वेनेजुएला के लानोस, पूर्वी अफ्रीका का सवाना आदि, ये इसके उदाहरण हैं। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर दोनों कथन गलत है। यहां पर ए भी गलत है और बी भी गलत है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मौसम संबंधित दीर्घकालिक अवस्था ही जलवायु कहलाती है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक निश्चित समय अंतराल पर होने वाला परिवर्तन है। और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर ही नहीं, बल्कि पवन की दिशा, समुद्र से दूरी, वर्षा अक्षांश और देशांतर की स्थिति पर भी निर्भर करती है। तो यहां पर दोनों कथन गलत है। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा? बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा या मोम? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक गैस ये पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और ये तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है और इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। ठीक है। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? देखिए दोस्तों, भारत का शोध संस्थान मैत्री अंटार्कटिका में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। यह तो सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। यह भी सही है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। यह भी सही है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं। यह दोस्तों गलत है और यही आपको बताना था इसमें कौन सा गलत है। सभी खनिज अधात्विक नहीं होते हैं। ठीक है। खनिज दोस्तों धात्विक भी होते हैं, अधात्विक भी होते हैं तथा ऊर्जा खनिज के रूप में भी वर्गीकृत किए जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहां पर मिलान करना है। नर्मदा घाटी, इसको आखेट और संग्रहण से मिलाएंगे। वज्जी को आरंभिक गणतंत्र से मिलाएंगे। गारो पहाड़ियां, इसको आरंभिक कृषि से मिलाएंगे। गंगा घाटी को लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर से मिलाएंगे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों को प्रथम नगर से मिलाएंगे। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। यहां पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। कथन ए है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो यहां पर पहला आपका गलत है दोस्तों। दूसरा है कथन बी, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बी आपका सही है। कथन ए आपका गलत है, कथन बी आपका सही है। ठीक है। तो यहां पर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए गलत है किंतु बी सही है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में हैं।
कथन ए दिया गया है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कथन बी दिया गया है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है, किंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या बी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल से पहले दोस्तों कोई निश्चित शिक्षण संस्थान नहीं होता था और उस समय मौलवी या फिर पंडित जी जो होते थे ये अपने निवास स्थान पर ही बच्चों को शिक्षा दिया करते थे और उन बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता था, सिवाय उस समय को छोड़कर जब वे फसल कटाई के समय खेतों में काम करते थे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन ए और बी 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में हैं। पहला कथन है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। यह दोस्तों गलत है। दूसरा है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। यह आपका सही है। तो यहाँ पर ए गलत है किंतु बी सही है। देखिए दोस्तों, 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप के राष्ट्र राज्यों में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषा का अपना महत्व है तथा प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है और इसी आधार पर जर्मनी तथा इटली जैसे देशों का एकीकरण किया गया था। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। BCE का तात्पर्य क्या है? देखिए दोस्तों, इसका तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूर्व पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के पटने पूर्वांचल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्व पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में विद्वानों ने कई कारण बताए हैं। उसमें से पहला कारण यही है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। यह सही है। दूसरा कारण बताया गया है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। यह भी सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। यह दोस्तों गलत है। यह कारण नहीं हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। क्यों? क्योंकि सभी हड़प्पा कालीन नगर नदियों के किनारे नहीं बसे थे और इससे यह पता चलता है कि सभी क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आ सकती है, क्योंकि बहुत से नगर ऐसे थे जो नदियों के किनारे नहीं बसे थे, तो वहां पर बाढ़ नहीं आ सकती थी। तो तीसरा यहाँ पर कारण नहीं हो सकता है। संभवतः नदियां सूख गई थी, यह भी कारण हो सकता है। तो यहाँ पर ABD आपका सही हो जाएगा। ABD। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। नेक्स्ट है, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है? कौन सा इसमें गलत है आपको यह बताना है। पहला है, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। यह कथन दोस्तों गलत है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती करके। भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। यहाँ पर पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता का या जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें पूछा गया है क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो तीसरी विशेषता इसमें नहीं है। जो तीसरी विशेषता बताई गई है, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? देखिए दोस्तों, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। याद रखिएगा, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। भारत में अपील प्रणाली किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, अपील शब्द का अर्थ है किसी मामले को किसी निचली अदालत के ऊपर की किसी अदालत में इस नजरिए के साथ ले जाना कि सुनाया गया फैसला माने जाने योग्य है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? कथन यहां पर दिया गया है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह गलत है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। यह दोस्तों सही है। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। गलत है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। यह भी गलत है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों? देखिए दोस्तों, क्योंकि
पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है? पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। देखिए दोस्तों, कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में कैरेबियाई क्षेत्र में स्थित एक देश है और 20वीं शताब्दी के मध्य में दोस्तों 44 दिन के भयंकर गृह युद्ध के बाद सन 1949 में इस देश ने अपनी सेना समाप्त कर दी ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। नेक्स्ट है 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यस्थलों पर, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम वार्ड काउंसलर, या दोस्तों प्रशासनिक ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। यहां पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या हैं? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। चौथा ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजातियां। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में अनुसूचित जनजातियां श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है, देखिए दोस्तों, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है हमारे अतीत, कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए दो कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दस्ताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, दोनों यहां पर आपका सही है। दोनों कथन ए कथन बी दोनों यहां पर आपका सही है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। सही विकल्प का चयन करें।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। पहला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका सही हो जाएगा, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। और इसके बाद तीसरा भी आपका राइट हो जाएगा, फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। आपका गलत है। तो यहाँ पर ए बी सी आपका सही है। ए बी और सी आपका सही है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखते हुए चलिए। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी ठीक ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है या सही कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा गया है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका पहला ही ऑप्शन राइट है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। यहां पर केवल एक आपका सही हो जाएगा, केवल ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के लिए प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन, जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। दूसरा है, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए और सी आपका राइट है। ए और सी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, बी आपका यहाँ पर गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला सही है, किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। दूसरा भी आपका सही है, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। तीसरा भी आपका सही है, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, यह आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर ए बी तथा सी सही है। ए बी तथा सी सही है। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? ऑप्शन है, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल सामग्रियों को शामिल करना। सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, और इसके साथ मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, यह भी आपका सही है। और चौथा भी आपका सही है, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल सामग्रियों को शामिल करना, स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, यह दोस्तों उचित नहीं है। तो यहाँ पर ए सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए सी तथा डी। नेक्स्ट है,
सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है और यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह भी आपका सही है। और यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो यहाँ पर ए बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी डी सही है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, यह सही नहीं है। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक इस रूप में देखेगी, बिल्कुल सही है। और स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, यह भी आपका सही है। समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, यह भी आपका सही है। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, यह आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर ए बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? ऑप्शन है पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना और विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। तो यहाँ पर केवल ए और सी आपका सही है। केवल ए और सी आपका सही है। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। चौथा ऑप्शन ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडीला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसे छोड़कर आपको यह बताना है। पहला है शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। दूसरा है प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको छोड़ करके सभी को करने को प्रोत्साहित करती है। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वे कितनी भी पुरानी हो, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन को प्रमुखता देना। सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी
और डी, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितनी भी पुरानी हो। स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन को प्रमुखता देना। तो बी और डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी और डी। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन है, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थनों की कहानियों के अंशों को शामिल करके। और दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। तीसरा भी आपका सही है, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। यहाँ पर कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, यह आपका गलत है। तो यहाँ पर ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखे। सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। दूसरा, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, यह भी आपका सही है। और इसके बाद डी ऑप्शन सही है, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखे। तो यहाँ पर ए बी डी दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन। जीवन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में इसे भी हटा दिया गया है, अब संख्या 0 हो गई है। ठीक है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। पहले राजतंत्र था नेपाल में, अब लोकतंत्र हो गया है। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया, इससे पहले यहाँ पर राजतंत्र था। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर 60 प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए यह क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।